चलिए चलते हैं। देखिए वो जो आप लोग दिमाग लगाए हैं, चलिए अब चलिए, हम कभी भूल भी नहीं करेंगे। तो आप लोग आ जाइए अपने क्लास पर, ठीक। चैप्टर के क्या नाम है? भारत में राष्ट्रवाद, मतलब इतिहास के चैप्टर चौथा नाम है भारत में राष्ट्रवाद। सबसे इम्पोर्टेंट ना है, क्या करोगे, सिलेबस है। चलो देखो यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद का आज हमारा अंतिम लेक्चर है। आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। और वैसे आपको 2 दिन इंग्लिश रहता है, यानी कल इंग्लिश है, लेकिन आप इतिहास वाला में घुस के इंग्लिश पढ़े हैं मंडे को, तो इस हिसाब से कल क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव कहिए की है, तो कल हम लोगों को क्या होना चाहिए? बेईमानी किसी के साथ नहीं, फिर लड़ाई कर देगा, ठीक। तो कल आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव सब करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा धैर्य बनाइए। मैं थोड़ा सा हमारे घंटिया खा गए, तो थोड़ा सा हम स्कूल वाला घंटिया खा जाते हैं। सोनू हमारे पर भरोसा का है नहीं खे। चलिए सबसे पहले देखो, कल हम लोगों ने 2 पार्टी के गठन के बारे में पढ़ा। एक कांग्रेस पार्टी के गठन कब, किन परिस्थितियों में हुआ, कौन किया, पहले उसका क्या नाम था, ये पूरा पढ़ लिए। कितने प्रतिनिधि थे, शुरुआत में कौन कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, पूरा क्लियर हो गया है, ठीक। उसके बाद तुमको कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कैसे कैसे हुआ, भारत में कब हुआ, ताशकंद में कब हुआ, कौन किया, ठीक। कैसे वो अपने वर्चस्व को धीरे धीरे बढ़ाएं, कौन कौन से लोग कांग्रेस के भी नेता उसके सपोर्ट में रहे, उन सारी चीजों को हम लोग देख लिए। उसके वजह से कांग्रेस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो भी पढ़ लिए। ऐसा स्थिति आ गया था, लग रहा था कि कांग्रेस अब टूट जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है मुस्लिम लीग। बहुत इम्पोर्टेंट, ये तुमको राजनीतिक संगठन है, वही संगठन है जो भारत को 2 टुकड़े में बांट दिया, ठीक। इसी में था तुमको मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने अलग देश की मांग रखी थी। किताब में फोटो है, हम कहेंगे उतना जरूरी हो नहीं होगा फोटो, नहीं याद रखना चाहिए कि कौन था वो व्यक्ति, ठीक। वैसे पाकिस्तान के पिता है ये, ठीक, राष्ट्रपिता उसके देश के लिए, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक। कोई बात ना। संविधान में जब संविधान बन रही थी, कहानी सुन लो। जब संविधान बन रहा था तो उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान को भारत में मिलना पड़ेगा। उसको एहसास होगा कि उसका अस्तित्व भारत के साथ ही है। और उतने विद्वान व्यक्ति अगर ये बात कह के गए हैं तो एक दिन तो वो होगा ही, ठीक है। बेटा लौट के कहाँ आएगा? बापे के पास, है ना। चलिए अब बेटा आ जाएगा तो पोतो आ जाएगा। पोता कौन है रे? भारत के पोता। चलिए इधर देखो, देखो ये मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे अंग्रेज करवाएगा। 1857 की क्रांति हम लोग पढ़े हैं, और इस क्रांति में देखे थे कि हिंदू और मुस्लिम सब मिलके लड़ा था एक होकर के। ऐसे सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, सेना मुख्य रूप से उसमें था, लेकिन सबको ही लड़े और हिंदू मुस्लिम सब मिल के लड़ा। और इस चीज को देख करके अंग्रेज पड़ गया आश्चर्य में। ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? क्योंकि उसका तो शासन करने का मूल नीति क्या था? फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। यहाँ हो गया एकता, तो उसके लिए समस्या हो गया था। और वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि भारत में जब इतना धार्मिक, जाति, भाषा, इतना अलग अलग चीजों को लेकर के विभाजन है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से मिला कैसे? ये सोचने वाली विषय थी। और था कि कैसे इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दें, इन दोनों को लड़वा दें धर्म के नाम पर, और हम अपना शासन चलाते रहें। ये किसके, कौन सोच रहा था? अंग्रेज। और जिस टाइम अंग्रेज ये बात सोच रहा था, तब हम क्या सोच रहे थे कि आखिर हमारा 1857 की क्रांति फेल क्यों हुआ। तो हम सोच रहे थे कि हम में एकता नहीं है, तो हमने कांग्रेस पार्टी बनाया। देश के सभी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों को जोड़ने के लिए हम उधर काम कर रहे हैं, और तोड़ने के लिए अंग्रेज इधर काम कर रहा है। दोनों का समान यहाँ पे समस्या, एक को जोड़ना है और एक को तोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पे
फूट डालो और शासन करो की नीति फिर से अपनाया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। और इसीलिए क्या किया जाएगा, 1887 में ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित कर दिया था। पार्टी के गठन कब हुआ था कांग्रेस के? 85 में। और दूसरे साल यानी स्थापना के दूसरे वर्ष ही 1887 में ही इन दोनों को अलग करने के लिए, फूट डालने के लिए क्या कह दिया कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है। अब जैसी ही बात बोलेगा तो मुसलमानों को क्या लगेगा, मतलब हमारा कोई पार्टी नहीं है, हमारे अधिकार के लिए कोई बात नहीं करेगा, मतलब हमारा भी एक पार्टी होना चाहिए। और जैसी दोनों के पार्टी होगा दोनों में करा देगा, तो दोनों भिड़ते रहो, हम शासन चलाते रहेंगे। तो लॉर्ड डफरिन ने 1887 में ही कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। और उसके बाद विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था। कैसे? ताकि लोगों को जोड़ो। तो अगर धर्म के नाम पे जुड़ रहा है तो जोड़ो। तो एक तरफ हिंदू धर्म वाला जुड़ेगा, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म वाला, दोनों एक ही पार्टी में। तो एक छोटी सी चिंगारी काफी रहेगा दोनों को लड़वाने के लिए, छोटी सी बात को लड़वा देगा। कुछ करना है, अरे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाना सबसे आसान काम है, कुछ मत करो। यहाँ पे एक मस्जिद है, एक मंदिर है, मस्जिद में सुअर के मांस और मंदिर में गाय के मांस रख दो, रखो तुम, लड़ेगा वो दोनों, देखना। कॉमन सेंस नहीं लगाएगा कि आया कहाँ से, सीधे कहेगा कि मस्जिद में सुअर के मांस है, मतलब रखने वाला तो हिंदुए होगा, चाहे वो काहे ना वो एक मुसलमान लड़ाने के लिए रखा हो या कोई तीसरा पार्टी रखा हो। और मंदिर में गाय के मांस मिलेगा तो मुसलमान धराएगा, चाहे रखे वाला हिंदू हो चाहे कोई और हो। एकदम आसान लड़ाई हो सके, छोटा सा बात तो भड़का दो, लड़ जाता है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सबसे आसान हो जाता है, धूका धूकी। ठीक, तो यहाँ पे ये लोग धर्म के सहारा ले रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए। इन सब बातों से यहाँ पे इससे होगा, इन सब बातों से मुसलमानों में यह भाव पैदा कर दिया गया था कि कांग्रेस सही में किसका है, हिंदुओं का है। यानी कांग्रेस पार्टी किसके लिए काम कर रही है, हमारे लिए नहीं है, तो हमको अपना एक पार्टी चाहिए। ठीक, आगे देखिए, ऐसे ज्यादा क्लास आज लगेगा नहीं, पेज बहुत कम है। देखिए, तो इस तरह से जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसी टाइम से कहो कि मुस्लिम लीग की भी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। हम लोगों के मन में आ रहा था कि मेरा भी एक संगठन होना चाहिए, मेरी भी एक पार्टी होनी चाहिए। पहले से इन लोगों के मन में आ रहा था, ये पहले से ही तैयारी हो रही थी। ठीक, ऐसा इसलिए कि कुछ मुस्लिम संप्रदात लोग भी अंग्रेजी समर्थन पाकर अपने समाज की उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकालने का विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। इसका एक वजह और था, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो चाहते थे कि ठीक है अंग्रेजों के समर्थन में हम आकर के अपने समाज को हम आगे बढ़ाएं, यानी मुस्लिम समाज को हम आगे करें। उनको तो लग रहा था कि अंग्रेज हमारी मदद कर रही है, लेकिन सच में अगर देखा जाए तो अंग्रेज क्या कर रहा था, फूट डाल रहा था। ठीक, इसमें कुछ लोगों के नाम आता है जो शिक्षा के प्रसारी सबके लिए काम कर रहे थे, जैसे तुमको अब्दुल लतीफ, आगा खान, सर सैयद अहमद खान, ये सभी लोग उस टाइम के नामी लोग हैं जो यहाँ पे इसके लिए काम कर रहे थे। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। वो मुसलमान को भी आगे बढ़ाना चाहते थे, समाज में बेहतर बनाना चाहते थे, और उसके लिए अगर अंग्रेज सपोर्ट कर रहा है तो उसका सपोर्ट लेना भी चाहते थे। ठीक, 1877 में सर सैयद अहमद खान ने एक कॉलेज खोला जिसका नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, अंडरलाइन अपना करते जाना। ठीक, ये कौन खोला था? सर सैयद अहमद खान। कब? 1877 में। क्यों? मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था, बंगाल के विभाजन। और जैसे ही बंगाल के विभाजन हुआ तो पूरे बंगाल को दो भाग में बांटा गया, एगो पूर्वी बंगाल, एगो पश्चिमी बंगाल। असल में तो वो कहा था कि हम ये बांट रहे हैं शासन चलाने के लिए, लेकिन वो जो बोला वो कुछ और था और जो उसके पीछे का असलियत था वो कुछ और था। दुनिया के सामने वो यही रखा कि हमको बंगाल बड़ा है, शासन चलाने में दिक्कत हो रही है, तो हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। लेकिन असल में वो जो बांट रहा था वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बांट रहा था, क्योंकि जो बंटवारा किया तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, ठीक, और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी।
अब एक तरफ पश्चिम, एक तरफ पूरब, तो एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, लड़ाना आसान हो जाएगा। ठीक, जाहिर सी बात है हमेशा मेजोरिटी वाला माइनॉरिटी वाला का शोषण करता है। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम। तो अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को थोड़ा सा भी कुछ किया जाएगा तो पूर्वी बंगाल वाला बगले में भड़क जाएगा, लड़ाई छिड़ जाएगा। और पूर्वी बंगाल में अगर हिंदू के साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत होता है तो पश्चिम बंगाल में हिंदू भड़क जाएगा, लड़ाना आसान रहेगा। और कभी कभी कोई नहीं भड़क रहा है, अंग्रेज भड़का देगा कुछ बात पे, ऐसे करके इसको क्या करेगा, लड़ा के रखेगा और शासन चलाते रहेगा। ठीक, और यहाँ पे इन लोगों ने, अंग्रेजों ने मुसलमानों को ये समझा भी दिया कि ये जो बंटवारा किया गया है तुम्हारे हित में किया गया है, तुम सभी लोगों को हम अलग कर दिए ताकि तुम पर हम ज्यादा ध्यान दें, तुम अपनी बातों को ज्यादा रखो। किसी तरह से उसको बहला फुसला लिया और इसको सही ठहरा दिया। लेकिन उस टाइम पे इसका विरोध हुआ था, हिंदू मुस्लिम सब विरोध किया था। ठीक, जब बंटवारा हुआ था बंगाल का तो सबको उसको शोक दिवस के रूप में मनाया था, हिंदू मुसलमान सब। लेकिन अंग्रेज कामयाब रहता है, बंट जाता है, आज तक बटा हुआ है। आज वही पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश है और हमने के पश्चिम बंगाल एक राज्य के रूप में है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा जाता है कि सरकार की इस नीति का हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर विरोध किया था। ठीक, और इसी विरोध के कारण 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। ये सवाल इस साल पूछा गया था। ठीक, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1911 में। कौन लिया? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन कौन किया? लॉर्ड कर्जन। कब? 1905 में। और उसके बाद 6 साल बाद इसको वापस लिया गया। ठीक, उस नियम को वापस लिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि जुड़ गया, जुड़ा हुआ रहता था फिर बांग्लादेश के बनता। फिर जब बंगाल विभाजन खत्म हुआ और देश की बंटवारा के बात आई 1947 में, तो फिर से वही नियम अपना दिया गया। उधर पश्चिम जो बंगाल, पूर्वी बंगाल था, तो वहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। और फिर हमने के पंजाब के उस तरफ वाला इलाका जो था, सिंध वाला इलाका, वहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। तो उधर के मुसलमान और इधर के मुसलमान दोनों के मिलाकर के क्या बना दिया? पाकिस्तान। ठीक, उसमें भी लड़ाई लगवा दिया। अब उधर एक वो है, हम लोग अगर भारत के मैप देखो तो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। शासन चलाने के लिए या तो भारत से होके आएगा या नीचे समुद्र से होके आएगा। और हमने पढ़े कि 200 किलोमीटर के तट रेखा तक किसका रहता है? उसी देश के अंतर में आता है समुद्री क्षेत्र। यानी इधर से भी लड़ाई के घर बना के गया है और नीचे से भी। अगर यहाँ से पाकिस्तान अपना हथियार इस तरफ लेके जाएगा, इसमें है, तो हम तो जाने नहीं देंगे। नीचे भी जाएगा तो हम निगरानी रखेंगे, काहे ले जा रहे हैं वहां भाई। तो मतलब गया भी तो लड़ाई लगाइए के गया, एक तरफ करके नहीं बांटा। आधा इधर दे दिया, आधा इधर, कहा कि जॉब करने में जाइए। उसके बाद अब एक यहाँ और एक यहाँ है, तो 2 जगह रहेगा तो शासन चलाना आसान नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना है, मुख्य रूप से पाकिस्तान यही था। यहाँ के लोगों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था और इस वजह से ये लोग उसके खिलाफ में थे। और एक दिन ऐसा आया कि ये लोग उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर दिए और 1971 में नया देश अलग बन गए। अगर नहीं बने रहते तो और समस्या रहता, क्योंकि दोनों तरफ कौन है? पाकिस्तान, है बीच में हम। तो अंग्रेज जाते जाते भी हमने के लूट ही के गया है। एक ऐसा लड़ाई लगा के गया है जो खत्म नहीं हो रहा। अभी तक हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान चल रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग ये वापस लिया था जब एकता आई थी, इसका विरोध किए थे तो 1911 में। ये लाइन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य कर दिया था जो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर दे। कुछ ऐसा करो कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। अलग होगा तो इसका विरोध नहीं करेगा, दोनों के लड़वाओ। और उसी के लिए क्या किया जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना, क्योंकि 5 में हुआ है, 6-7 में उसका स्थापना हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसी नीति पर लॉर्ड मिल्टन ने अमल करना शुरू किया कि कैसे ही दोनों को हम अलग करें। और वो अपने निजी एक सचिव था, उसका प्राइवेट सचिव, जिसका नाम था डनलप स्मिथ, और अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम था आर्कवाल्ड। इसके माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के से मिलने की बात कही। ये व्यक्ति
लॉर्ड मिंटो जो है वो सोच रहा था कि आखिर हिंदू और मुस्लिम को हम अलग कैसे करें। तो उसके लिए वो दो व्यक्तियों को कहा, एक उसका सचिव है जिसका नाम है डनलप स्मिथ, और एक कॉलेज के प्रिंसिपल है जिसका नाम है आर्कवाल्ड। इन दोनों से मिंटो कहा कि हम मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल से मिलना चाहते हैं, जो मुसलमान के प्रतिनिधि है, नेता है, उनसे हम मिलना चाहते हैं। ठीक, मिलने की बात हुई और इसी परिप्रेक्ष्य में नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लेकर शेर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में उनसे मिले। कितने लोग मिले? 35 लोग। एक है, तुमको देखो, मोहसिन उल मुल्क, 35 और प्रमुख नेता मुसलमान के, और ये सब किसके नेतृत्व में है? आगा खान के, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना में इनका नाम आता है। ठीक, आगा खान के नेतृत्व में 1906 में किससे मिले जाके? लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो मिलना चाहता था क्योंकि फुट डलवाना था, मिला, अब इन लोगों को बहकाया जाएगा। और यहीं से आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना के नींव डाली थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया गया। 5 में बंगाल विभाजन, विरोध हो रहा है हिंदू मुस्लिम दोनों द्वारा। विरोध को रोकने के लिए मुस्लिम लीग बना के मुसलमानों को अलग और कांग्रेस में हिंदुओं को अलग कर दिया गया। दोनों को लड़वाया जाएगा आराम से, आप इसमें फंसल रहो, करवाओ। विभाजन हो गया, बांट भी दिया गया, आप में भी विभाजन कर दिया गया, राज्य में भी कर दिया गया, अब लड़ते रहिए। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद ढाका के जो नवाब थे उस टाइम पे, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पे सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया था कि ये इसका नाम होना चाहिए। और इसका मीटिंग कहाँ होने वाला था? तो ये मीटिंग होने वाला था ढाका में। कब? 30 दिसंबर 1906 को। अक्टूबर में वहां पे बात हो गई थी कि एक संगठन हम लोग बनाएंगे। तो ढाका के जो नवाब है सलीमुल्लाह कहे कि ठीक है, उस संगठन के नाम का रहेगा ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी। ठीक, और इसकी मीटिंग कब होनी थी? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ? ढाके में। ठीक, लेकिन वहां पे इसका नाम ये न रख करके क्या रख दिया गया? मीटिंग हुई और वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी के जगह पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से एक नए संगठन की स्थापना की गई। और यह एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन थी, यानी कि पूरे देश के मुसलमानों को इसमें जोड़ना था, पूरे देश के लेवल पर था, केंद्र के लेवल पर। ठीक, इस मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों के पूर्ति हेतु की गई थी उनमें मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना, यानी नौकरी दिलवाना। उसके बाद न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमानों को रखना कि वो भी रहे, हिंदू भी रहे और मुसलमान भी रहे, उसकी मांग करेंगे। विधान परिषद के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाना कि हम लोग विधानसभा में लड़ेंगे लेकिन हमारा अपना अलग एक निर्वाचक मंडल होगा, हिंदुओं के साथ नहीं लड़ेगा। ठीक, और काउंसिल की नियुक्ति, मुसलमानों के हितों में सुरक्षा करना इसका मेन मकसद था, यही इसका उद्देश्य था। जान रहे थे कि गलती गलती लिखाएगा, अगर बताइए गलती गलती है तो कौन लिखा होगा? हो गया है। अब देखो, तुमको पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के स्थापना के उद्देश्य क्या थे, तो यहां से जो तुमको हम बताए हैं, यहां से, ठीक, यहां से लेकर के यहां तक इसका उद्देश्य है। कहां से बुआ? ये जो जगह कर दिए ना, और ये जगह, ये इसका उद्देश्य है। अब इसी को तुमको पॉइंट बना बना करके लिख देना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित थे करके लिखो, या सीधे लिख दो ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है उसे, चाहे पॉइंट बना लो, आपके ऊपर है। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। अभी हम लिखवाएंगे नहीं, कभी एग्जाम में हम दिए आया तो मत कहना कि नहीं बताया, हम यहीं पे अंडरलाइन तुमको करवा दिए। ठीक, अंग्रेजों ने इस घटना को युगांतकारी मानते हुए कहा था कि हमने लगभग 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है। उस टाइम पे मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 7 करोड़। तो अंग्रेजों को लग रहा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना किए तो मुस्लिम लीग हमने के समर्थन में, यानी कि 7 करोड़ मुसलमान भी हम लोग के समर्थन में अब फुट पड़ गया, अब शासन आसानी से चला सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि था ये, अंग्रेजों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करना। ठीक, हमने के पुराना आदत है, बहकावे में हम लोग तुरंत आ जाते हैं ना, दुश्मन के बहकावे में
तुरंत आ जाता है। कान में कोई विष भरे तुरंत भरवा लेते हैं कि भरो। इधर देखो, इसी को पुख्ता करने के लिए 1909 के सुधार अधिनियम में आंशिक रूप से मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। 1909 में जो अधिनियम आया उसमें मुसलमानों पर विशेष ध्यान दिया गया और ऐसा किया गया कि इन दोनों के बीच धर्म के नाम पे लड़ाई हो जाए, ठीक। परंतु 1916 में कांग्रेस और लीग का समझौता हो गया था, लखनऊ समझौता गांधी जी कर लिए थे, ठीक। और ये चीज उसके लिए बहुत एक चैलेंजिंग चीज हो गया था अंग्रेजों के लिए। उस इसका समझौता ना मतलब कि अंग्रेज के लिए टेंशन, ठीक। तो समझौता हो गया और राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं जैसे कि उस टाइम पे हकीम अजमल खान थे, डॉक्टर अंसारी थे, डॉक्टर किचलू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना मजरूल हक थे, इन सभी को कांग्रेस के साथ मिल करके आंदोलन को आगे बढ़ाना था। इसी टाइम पर खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक, वो भी चल रहा था। तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इसमें हुआ ये कि बढ़ाया तो गया, लेकिन जो चुनाव हुआ उस चुनाव में मुस्लिम लीग को उतना वोट नहीं मिला, उतनी सफलता नहीं मिली जितना कि कांग्रेस को मिली, ठीक। और इससे ये बात साबित हो गया कि लीग का आधार मुस्लिम जनता में बहुत व्यापक नहीं हो पाया था। अगर मुस्लिम जनता इनके सपोर्ट में होती तो चुनाव में सफलता मिलता, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ, मुसलमान भी अभी भी मुस्लिम लीग को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था जितना होना चाहिए था, ठीक। और कांग्रेस ही देश का नेतृत्व देने वाली एकमात्र पार्टी बन के रह गई, वही सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। आगे चल करके मुस्लिम लीग में एक आदमी आएगा मोहम्मद अली जिन्ना, और इसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर शासन में अलग प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग रखना शुरू कर दिया कि हमारा सब कुछ कांग्रेस से अलग चाहिए। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना ये मांग कर रहा है, ठीक। और यही चीज आगे चल के क्या कर दिया, भारत के विभाजन का रास्ता तय किया। और एक दिन ऐसा आया 14 अगस्त के वो रात 1947 में जब भारत का विभाजन कर दिया गया। और 11th में अगर तुम लोग 11th नहीं 12th में पढ़ोगे, उसका पहला चैप्टर जो है ना बहुत दर्दनाक, यहीं से उसकी कहानियां शुरू है। जब बंटवारा हुआ था तो उस दौरान हमारी परिस्थिति क्या थी, बस इतना समझ लो कि ना तो हम हंस रहे थे ना तो हम रो रहे थे। हमारे पास खुशी और गम दोनों एक साथ आया था। जब बंटवारा हुआ तो हम लोगों के पास खुशी भी आई और गम भी आया, तो ना तो हम रो पाया ना तो हम हंस पाए। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो हम में से कोई एकदम अपना जो लक्ष्य था, मान लो किसी को कि हमको एकदम IAS बनना है, तुम पूरा एग्जाम क्लियर कर लिया है, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक। जो इंटरव्यू दे के आया तुमको मतलब रिजल्ट है, रिजल्ट आया कि तू सिलेक्ट हो गया है, ठीक। अब IAS के ट्रेनिंग में तू जाएगा और उसी दौरान तुमको न्यूज आए कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है। अब बोलो तू क्या करेगा, ना तो तू अपने उस सफलता का जश्न मना पाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा कि हम अपने पिता के मृत्यु का दुख मनाए कि अपनी सफलता का जश्न मनाए, फंस जाएगा बीचे बीच में। वही हाल हम लोगों का हुआ था। हम लोग आजाद तो हुए लेकिन आजादी नहीं मना पाए। कितने लोग मरे, बेघर हुए। कहानी यहाँ तक NCERT के बुक में लिखा हुआ है कि घर के पुरुष अपने घर के महिलाओं को अपने हाथों से जहर दे के मार देते थे। और ये एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ ये होता था, मुसलमानों के साथ भी और हिंदुओं के साथ भी, सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए। ऐसी घटनाओं से गुजरे हैं तब जाके हमको आजादी मिली है, ठीक। तो वो एक अलग दर्दनाक कहानी है, कभी सुन लेंगे, ठीक। जिंदगी भर तो इसलिए देखो, कभी पढ़ाई नौकरी ये सब चीज को लक्ष्य बना के मत पढ़ो कि हमको ये बनना है। इसको लक्ष्य बनाओ कि हमको इसमें जीना है, जिंदगी के आखिरी घड़ी तक हमको पढ़ना है। और ये सीखो भगत सिंह से, आखिरी क्षण तक पढ़ो, जियो उसमें, तब तुम्हारा मानसिक विकास होगा, तब तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होगा। नहीं तो एक लक्ष्य रख के पढ़ रहा है कि हमको पढ़ के जीवन में ये बनना है, तो बनने के बाद उस पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा,
क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य मिल गया है, तुमको जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, अब उसका कोई फायदा नहीं दिखेगा तो तुम आगे वो चीज कर नहीं पाओगे। तो इसको जियो, यह में डूबल रहो, तब ज्ञान के सागर में डूबेगा तो तुमको अलग अलग तरह से सोचने का, समझने का, बोलने का सब कुछ में डेवलपमेंट होगा। अब आगे देखो, उसके बाद है तुमको स्वराज पार्टी, और एक और बच जाएगा। असहयोग आंदोलन के एकाएक वापसी से, जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ था तो इससे देश में निराशा आ गया था, सब कोई गांधी के लगभग खिलाफ हो गए थे। और उसी दौरान 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कहाँ पता है? हमनी के गया जिला में, ठीक, अधिवेशन हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक। और यहाँ पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और भी कई सारे नेता, लेकिन मुख्य रूप से इन दोनों का नाम आता है। का ये विचार था कि कांग्रेस रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यवसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के काम काज में अवरोध पैदा करे। यानी हर क्षेत्र में घुस जाइए और सरकार के काम काज में अवरोध यानी रुकावट डालिए, अपनी मांगों को रखिए, ठीक। और इसी को लेकर के उस मीटिंग में एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यानी सभी कांग्रेस के नेता उस बात पर सहमत नहीं हुए जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कह रहे थे, ठीक। अब जैसे उनकी ये बात नहीं मानी गई तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इस बात से दुखी हुए, लेकिन अगर नहीं मानिएगा तो हम कांग्रेस के पद से देते हैं इस्तीफा। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के पद को त्याग दिया और इन दोनों ने मिल करके अपना एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम है स्वराज पार्टी, ठीक। और इन्हीं दोनों के अथक प्रयास के फलस्वरूप यहाँ पे 1923 में इसका पहला मीटिंग हुआ। कहाँ? इलाहाबाद में। तो इससे तुमको क्वेश्चन क्या आएगा, स्वराज पार्टी के गठन कब हुआ है? तो मार्च 1923 में। किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक। पहला इसका बैठक कहाँ हुई यानी मीटिंग अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, और सचिव पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। अध्यक्ष कई बार पूछ चुका है, समझ गए। ऐसे इसका स्थापना हुआ। अब देखो, स्थापना तो इसका हुआ है, लेकिन ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों कहां से आए थे? किस पार्टी से? कांग्रेस से निकल के। यानी स्वराज दल का भी लक्ष्य वही था जो कांग्रेस के था, विचारधारा एक ही था, खाली बात नहीं माना गया तो वो कहे कि चलो हम अपना अलग पार्टी बनाएंगे। तो स्वराज दल का जो उद्देश्य है वो कांग्रेस से अलग नहीं था, दोनों का उद्देश्य एक ही था। दोनों का उद्देश्य था स्वराज यानी अपना शासन, किसी अंग्रेज के गुलाम हम नहीं रहेंगे। बस थोड़ा सा रास्ता इन दोनों का अलग था, थोड़ा सा विचार अलग था। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। कौन? स्वराज पार्टी के लोग, ठीक। ये लोग 1919 के सुधार अधिनियम में भी सुधार करवाना चाहते थे, या चाहते थे कि इस नियम को पूरी तरह से खत्म कर दो। जो 1919 में अधिनियम आया था तो इन लोगों का मांग था कि या तो उसको खत्म करो या फिर उसमें सुधार करो, ठीक। धारा सभाओं में प्रवेश कर कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया अपनाए रखना चाहते थे। यानी हर जगह यहाँ पे स्वराज दल जो है वो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करना चाहता था। और यहाँ पे धारा सभाओं में जाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद उसका विरोध करते हुए बाहर निकल जाते थे। कौन? स्वराज पार्टी के लोग। कांग्रेस की किसी भी बात को वो लोग सुनेंगे, बहस करेंगे और फिर उसका विरोध करके बाहर निकल जाएंगे। इनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर करके दमनकारी कानून का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना। मुख्य रूप से जो स्वराज दल बनाया गया था वो इसीलिए कि यहाँ से अंग्रेजों का शासन खत्म करे और अपने देश के शासन व्यवस्था का विकास करे, देश के शक्ति का विकास करे, और अगर आवश्यकता पड़ा तो हम पद भी त्याग कर देंगे, हम सत्याग्रह भी करेंगे इसके लिए, ठीक। हालांकि स्वराज पार्टी जो है वो अपने प्रारंभिक नीतियों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्यों के प्राप्ति में काफी हद तक सफल रहे, लेकिन उतना सफल नहीं रहा, ठीक। जैसे देखो, बजट प्रस्ताव जो आया था उसको अस्वीकार कर दिया था स्वराज पार्टी के सब। 1919 के जो सुधार अधिनियम है ओकरा लागी जांच समिति के गठन करवा दिया था। तो कुछ सफलताएं मिली, लेकिन इसको भी उतना सफलता नहीं मिला जितना कि किसको मिला है? कांग्रेस को, ठीक ना। इसी में देखो एक चीज और हो गया था, आगे चल के जो चित्तरंजन दास उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद केलकर और पुपुल जयकर ये ऐसे लोग आते हैं, नेता आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये सरकार के सहयोग का रास्ता चुनते हैं, यानी अंग्रेजी सरकार से मिल जाते हैं।
यह वही समय था जब स्वराज्यवादी पार्टी हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के भी करीब हो गया था, यानी हिंदू राजाओं से, हिंदू धर्म से भी जुड़ गया था और सरकार से भी मिल गया था इनके मृत्यु के बाद। ठीक, क्योंकि चुनाव में हिंदू संप्रदायवाद का सहारा लिया जाता था, धर्म के नाम पर चुनाव जीता जाता था, तो ये लोग भी धर्म के ओर झुक गए थे, तो अपने लक्ष्य से ये लोग भटक रहे थे। बनारस जैसे स्थानों में तो स्वराज पार्टी और हिंदू महासभाओं की कोई फर्क ही नहीं था। जो हिंदू महासभा बनाया गया था, जो स्वराज पार्टी, दोनों एक जैसा लगता था। ठीक, और यही कारण है कि कभी कभी मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिक अपीलों का सहारा भी लेना पड़ता था, यानी धर्म के नाम पे भी लोगों को अपनी ओर खींचते थे। कौन? मोतीलाल नेहरू। संभवतः अपनी नीतियों का दृढ़तापूर्वक नहीं टिके रहने पर, जो जिस उद्देश्य ये बनाए थे, जो इनका सिद्धांत था, उस पर टिके हुए नहीं रहे, धर्म की ओर झुक गए, सरकार से मिल गए, और इस कारण से इनका यहाँ पे धीरे धीरे पार्टी जो है कमजोर पड़ गया। 1926 आते आते ये पार्टी एकदम बेकार हो गया, मतलब कोई इसका प्रभाव लोगों पर नहीं रहा, पंगु बन गया। ठीक, तो ये खत्म हो गया। अब अंतिम है, तुमको बस थोड़ा सा काम खत्म ना, जल्दी जल्दी ज्यादा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम शॉर्ट में आरएसएस कहते हैं, ठीक, इसकी जो अगर सिद्धांतों की बात करो तो आरएसएस का मुख्य सिद्धांत है तुमको हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। इसी के उद्देश्य से इसको बनाया गया है कि भारत है तो सिर्फ हिंदुओं का है, ये हिंदू का ही रहेगा। तो ये अभी अपन उद्देश्य में यहाँ पे सफल कहाँ हुआ है, तो ये चीज है। अब भारत के संविधान कुछ और कहता है, संविधान सर्वोपरि होता है। अभी तो आजादी के पहले की बात थी, संविधान बनने के पहले की बात, लेकिन अभी तो संविधान के अनुसार चलेगा। मुख्य रूप से तुमको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1925 में। ठीक, और ये पार्टी एकाएक उभर के सामने नहीं आया था, ये भी धीरे धीरे ही आया था। जैसे मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि कांग्रेस के टाइम भी तैयार हो रहा था, वैसे ये भी धीरे धीरे आया था। ठीक, इसी काल में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत हिंदू परंपराओं का पक्ष पोषण एवं महिमा मंडन करना सम्मानजनक माना गया, यानी हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल रहा था, और उसी दौरान इसको भी शुरू किया जा रहा था। इसका प्रभाव तत्कालीन, यहाँ पे ली होगा, तत्कालीन नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों पर भी नजर आता है। 1830 में ही कलकत्ता के राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित करके धर्म सुधारों को शुरू किया था। तो अगर देखो तो इसकी शुरुआत तो 1830 में हो रही है, वहीं से धर्म सुधार की बात हो रही है राधाकांत के द्वारा, जो कलकत्ता में कर रहे हैं। 1875 में एकदम अंडरलाइन कर लेना, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये लाइन एकदम MVVVVI समझ लो। आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की, और नारा तो मुंबई में किए थे, 1875 में किए थे, दयानंद सरस्वती किए थे, और वेदों की ओर लौटो का तो यहाँ पे वेदों की ओर लौटो मतलब क्या कर रहे हैं? वो हिंदू धर्म को बढ़ावे न देना चाह रहे हैं। जब हम वेद की ओर लौटेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? अपने धर्म के पास, अपने धर्म को समझेंगे, उसको जानेंगे। तो इसकी शुरुआत पृष्ठभूमि पहले से ही हो रही थी। भले स्थापना 1925 में आरएसएस की हुई है, लेकिन इस तरह के विचारधारा पहले से भी चल रहा था। ठीक, आगे ये बस धूप पे जाऊ है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखें। देखिए, यह हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रारंभिक दौर था, जब ये सारी चीजें हो रही थी। वेदों को सर्वोच्चता की बात की जा रही थी कि वेद सर्वोच्च है, हिंदू धर्म के सनातन रूप को स्थापित किया जा रहा था। ठीक, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10-15 वर्षों के कार्य से युवा नेता संतुष्ट नहीं थे। 1885 में बंद तो गया था, लेकिन 1900 ईस्वी तक आते आते जिस उद्देश्य बनाया गया तो उसमें उतना वो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि वो जमीनी तौर पर काम कर रहा था। तो इससे युवा लोग संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि युवा लोग होता है गरम खून वाला, शांति नहीं चाहते, कदम ऐसे ना होते, शांति समझौता ना जल्दी काम करके दे, ना हो तो हमरा दे। ठीक, नहीं आओ नहीं भाई, वहां आगे क्या पहुंच गए। ठीक, और वे लोग क्या करना चाहते थे? उग्र रूप अपनाना चाहते थे। इस बात को लेकर के इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था। कौन? जो नौजवान लोग थे। इसमें लाल बाल पाल के सबसे ज्यादा नाम आता है, गरम दल वाले लोग। ठीक, इसके अलावा और भी कई सारे नेता थे जो इस पद पर चल दिए थे, इस राह पे चल दिए थे। और इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो स्थापना से पहले भी यहाँ पे हिंदू धर्म को लेकर के पृष्ठभूमि उसकी पूरी तैयार हो रही है। ठीक,
और धार्मिक उदाहरणों से आम जनता को आसानी से समझाया जा रहा था। पूरा उसको धर्म के नाम पर अपनी ओर खींचा जा रहा था, उनको जगाया जा रहा था। इसी समय 1919 में लाला लाजपत राय लग की जगते है, देखो तो किताब में जगत राय है ना, लाला जगत राय के सहयोग से लाला लालचंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में। चूंकि ये लाइन हमारे देश के लिए सही नहीं है, लेकिन ये लाइन कौन कहा था? ये लाइन कहने वाला था लाला लालचंद, कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है तब भारतीय है। जबकि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हम पहले भारतीय हैं, फिर हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि कौन कास्ट है कौन जाति, वो बाद में, पहले हम भारतीय हैं। अगर ये भावना रहेगी तब राष्ट्र में एकता रहेगा। नहीं तो अभी आप कहिएगा कि पहले हम हिंदू हैं, फिर बाद में कहिएगा कि पहले हम इस कास्ट के हैं, फिर कहिएगा कि पहले हम इस क्षेत्र के हैं, तो देश तो विखंडन में हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे लाला लालचंद ने ये बात कही थी कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में। ठीक, आगे आइए। अब हिंदू धर्म को रूढ़िवादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ के मेलों आदि के माध्यम से संगठित किया जाने लगा था। और 1915 में मदन मोहन मालवीय ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हिंदू महासभा के गठन किए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदू महासभा के गठन कब और किसने किया था? तो एम मदन मोहन मालवीय 1915 में इसकी स्थापना किए थे। ठीक, लेकिन इसी के दौरान, इसी टाइम पर गांधी जी भी यहाँ पे आ गए थे 1915 में ही। और गांधी जी ने तो यहाँ पे इस चीज को ही खत्म करना चाहते कि अगर सांप्रदायिकता के नाम पर हम लोग बंटे रहे तब तो जो होना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तब पुनः जब आए गांधी जी तब तो इसको थोड़ा कंट्रोल किए, लेकिन असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ तो चारों तरफ से गांधी जी की आलोचना होगी और वैसे में इन लोगों को मौका मिला तो उस टाइम पे और उग्र बन गया था। ठीक, एक बार फिर से संप्रदायवाद की हवा इन लोगों में जुड़ गई थी, फिर से जो हिंदू मुस्लिम एक हुआ था वो फिर से अलग हो गया था। तो इस तरह की कई सारी चीजें इस टाइम पे हो गई थी। और आगे चलिए तो कहा जाता है कि इसी समय बाल गंगाधर के एक फॉलोवर थे, उनको मानने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री केबी हेडगेवार। उन्होंने ही 1925 में नागपुर में, लड़का है, केबी हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के जो नौजवान हिंदू हैं उनको इसमें जोड़ा जाए और जोड़ करके एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाए। ठीक, और इस तरह से ये धीरे धीरे आगे में उभरना शुरू हुआ था। ठीक, और इस संगठन में लोगों को कट्टर हिंदुत्व की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। कट्टर मैंने समझा है ना? हाँ, पता कुछ न रहेगा लेकिन हम कट्टर हिंदू है। काहे रे? मुसलमान में ठेके भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, और घर में भी नहीं जाएंगे। कट्टर हिंदू है। हम थोड़े कहते हैं, हम थोड़े मानते हैं। जो कट्टर हिंदू होते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, फालतू चीजों पर हम लोगों को बहस नहीं करनी चाहिए, उस योग हम लोग अभी नहीं हुए। ठीक, अभी आप भी बच्चे हैं और हम भी थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम भी तो अभी बच्चे हैं। अभी हम उमरवे कौची हुई थी हो, 15 साल थी। अब के तो हम जवाने हुई थी। तो ऊ तो तड़ी थलथिन बउआ सब उनके जैसन हो जाए। उ लइकाइए से उ लइकाइए में रोपे थलथिन, का कर रहा है? तो हम बंदूक बो रहे हैं काहे अंग्रेजों के मारने के लिए। उनका लइकाइए से लक्ष्य क्लियर था, हमको कहाँ जाना है। हमने क्या लेना पता है कहाँ जाना है, बस चल रहे हैं, है ना मियाँ? इस प्रकार ये सभी चीजों को अगर देखो तो यहाँ से तुमको इसकी स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार की विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ये सीधे पूरा निष्कर्ष है, तुमको पूरे को देखो तो कैसे यहाँ पे राष्ट्रीयवाद का जन्म हुआ। 1914 से लेकर 1930 के बीच कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए। ठीक, एकदम चरम सीमा पर थी, जेका में 2 नामी है, असहयोग आंदोलन और
सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इन दोनों आंदोलनों का यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी। ठीक, और इस कारण से यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो उसका भी प्रभाव बढ़ गया था। इस समय कई सारे किसान सभा, मजदूर संगठन के भी स्थापना की गई, और लोग अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की भी शुरुआत किए। आगे चलकर यही आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया था, उसमें मिल गया था। और इस तरह से ये अलग अलग दल भी बना, जैसे तुमको साम्यवादी दल, स्वराज पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कई सारे पार्टियों का भी निर्माण इसी दौरान हुआ। ठीक, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा टिक के कौन रहा? मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी। और इन दोनों के बीच ऐसा लड़ाई हुआ कि आगे चल के भारतीय के बंटवारा करवा दिया था। ठीक, तो ये सारी चीजें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र गति प्रदान किया था। यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम लोग कल इसके ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे।